इससे पहले कि नौकर गोपाल अपने मुंह से सारे शब्दों को निकाल पाता, सूरज ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, मैं समझ गया, मैं अभी निकल रहा हूं उसे ढूंढने के लिए। शुक्रिया सूरज साहब। नौकर गोपाल ने हल्की राहत की सांस ली थी, लेकिन उसके मन में गर्वित को लेकर अभी भी चिंता के बादल उमड़ उमड़ कर आ रहे थे। गर्वित जानता था कि वो इस तरह ढूंढने से उसकी परेशान करने वाली औरत तक कभी नहीं पहुंच सकता था, लेकिन इसके अलावा गर्वित को समझ में भी नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए और कैसे उसे ढूंढना चाहिए। बारिश इतनी तेज हो रही थी कि गर्वित को सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कार के वाइपर्स इतनी तेज बारिश के कारण शीशे को साफ करने में पूरे असमर्थ थे। गर्वित ने कार के शीशे नीचे कर दिए थे। बारिश का पानी पूरी तरह से कार में आ रहा था, लेकिन गर्वित को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वैसे ही गली गली घूमते हुए उसकी परेशान करने वाली औरत की तलाश कर रहा था। कार के अंदर का भाग और गर्वित दोनों ही जल्दी पूरी तरह पानी से भीग गए थे और गर्वित के सर और पैर में लगे टांके वाले घाव में तेज दर्द उत्पन्न हो रहा था, लेकिन गर्वित को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तेज बारिश में भीगते हुए गर्वित का सर, दर्द, उसका बुखार, सब कुछ गर्वित भूल चुका था, और वो जब तक उसकी परेशान करने वाली औरत नहीं मिल जाती तब तक उसे ऐसे ही ढूंढ सकता था। लेकिन जैसे जैसे बारिश बढ़ती गई और गर्वित गीला होता गया, वैसे वैसे उसके घाव का दर्द भी बढ़ता गया था और गर्वित का शरीर भी ज्यादा ताकत नहीं दिखा पा रहा था। कमजोर शरीर ने जल्द ही गर्वित का साथ छोड़ दिया था और बेहोशी की हालत में गर्वित को आगे की रोड भी दिखना बंद हो चुकी थी। गर्वित पूरे संघर्ष के साथ अपने आप को सचेत रखने और अपनी आंखों को खोलने की लगातार कोशिश कर रहा था और इधर उधर देखते हुए अपनी परेशान करने वाली औरत को खोज रहा था। गर्वित कार लेकर शहर से काफी दूर निकल चुका था, लेकिन गर्वित को ऐसा लग रहा था कि वो अभी 1 किलोमीटर से ज्यादा नहीं बढ़ा है। गर्वित के मन में अपनी परेशान करने वाली औरत को ढूंढने और उसके बाद अपने शरीर की घटती कमजोरी और कार को चलाने की तकलीफ के कई ख्याल उत्पन्न हो रहे थे और गर्वित का पूरा शरीर दर्द के मारे करा रहा था। जल्दी गर्वित की सांसें भी ऊपर नीचे होने लगी थी। उसकी आंखों का खुलना लगभग बंद हो चुका था। गर्वित समझ गया था कि उसका शरीर हार मान चुका है और अब वो ज्यादा उसका साथ नहीं दे सकता है। किसी भी वक्त गर्वित बेहोशी के आलम में जा सकता था। बेहोश होने से पहले गर्वित ने अपनी सारी ताकत लगाते हुए कार को साइड में रखने की कोशिश की और एक जोरदार ब्रेक के साथ कार रोड की साइड में रुक गई और गर्वित स्टीयरिंग व्हील को गले लगाए निढाल पड़ चुका था। जब गर्वित की नींद खुली तो बाहर अभी भी अंधेरा था, लेकिन सुबह हो चुकी थी। जब गर्वित ने अपनी आंखें खोली तो उसे एक जानी पहचानी सी रोशनी दिखाई दी। गर्वित ने अपनी आंखों से आजू बाजू नहीं देखा था, लेकिन वो जान गया था कि वो छोटे राजमहल में अपने मास्टर बेडरूम में लेटा हुआ है। गर्वित को अभी भी बुखार था, लेकिन उसके शरीर का तापमान इतना ज्यादा नहीं था। थका हारा और मायूस गर्वित कुछ देर तक ऐसे ही लेटा रहा था। उसका शरीर इतना कमजोर पड़ गया था कि उसकी करवट लेने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। गर्वित को आईवी फ्लूइड दिए जा रहे थे। जब गर्वित ने सलाइन की बोतल को देखा तो बस उसमें थोड़ा सा सलाइन मौजूद था, जो धीरे धीरे एक एक बूंद के साथ गर्वित की नसों से होते हुए उसके शरीर में जा रहा था। ऐसे ही लेटे लेटे गर्वित ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, लेकिन उसे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। उसका दिमाग पूरी तरह से खाली हो चुका था और उसके दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा था। कुछ समय बाद उसने मास्टर बेडरूम के दरवाजे के खुलने की आवाज सुनी। किसी के पैरों के चलने की आवाज आई जो बेड के पास आकर रुक गई थी। गर्वित जानता था कि वो नौकर गोपाल नहीं है, लेकिन गर्वित ने चेक करने के लिए अपनी आंखें नहीं खोली थी। करीब 1 मिनट के बाद उसकी कलाई से ड्रिप वाली सुई को निकाला गया और उस जगह पर स्पिरिट वाली रुई को रगड़ दिया गया था। गर्वित समझ गया था कि वो हाथ का स्पर्श किसका था। वो सूरज के हाथ थे जो गर्वित की सेवा में लगे हुए थे। जब सूरज का गर्वित के हाथ को उस स्पिरिट वाली रुई से साफ करने का काम हो गया, तब तक गर्वित ने अपनी आंखें खोल ली थी। सूरज गर्वित को अपनी पीठ दिखाए खड़ा था और गर्वित के ड्रिप लगाने के काम में आए सारे सामान को कूड़ेदान में डाल रहा था। सूरज को पता भी नहीं था कि गर्वित ने अपनी आंखें खोल ली है। गर्वित ने कोई आवाज नहीं की। अपने बाहुबली जैसे कंधों का इस्तेमाल करते हुए और शरीर की सारी ताकत झोंकते हुए गर्वित ने बैठने की कोशिश की थी। सूरज, जो गर्वित को पीठ दिखाए खड़ा था,
उसने कानों में गर्वित द्वारा की जा रही हलचल की आवाज साफ तौर पर सुनाई दे गई थी। तुरंत ही सूरज ने अपनी नजरें गर्वित की तरफ फेरी और उसके मुंह से कुछ शब्द बाहर आए। अरे उठ गया तू? गर्वित के मुंह से कोई भी शब्द बाहर नहीं निकले थे। गर्वित ने जैसे तैसे अपने शरीर को संभालते हुए अपनी कमर को बेड से टिकाया और आंख खोलते हुए किसी निढाल आदमी की तरह वापस से गुमसुम और मायूस मुद्रा में पड़ गया था। सूरज ने थर्मामीटर उठाया जो बेड टेबल पर ही रखा था और उसे गर्वित के मुंह के पास ले जाते हुए बोला, चल तेरे शरीर का गर्म तापमान ले लेता हूं। यह बोलने के बाद सूरज के चेहरे पर मस्तानी मुस्कान छा गई थी। गर्वित ने बिना कोई प्रतिक्रिया दे अपना मुंह खोल दिया था और शालीनता के साथ अपने मुंह में थर्मामीटर डाले बैठा हुआ था। गोपाल ने तेरे लिए मीठा दलिया बनाया, रुक मैं नीचे जाकर तेरे लिए लेकर आता हूं, सूरज ने कहा। इस बार भी गर्वित की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली थी। बिना कुछ बोले सूरज पीछे मुड़ा और मास्टर बेडरूम से बाहर निकल गया था। जब सूरज अपने हाथ में दलिये का बाउल लेकर वापस ऊपर आया तो गर्वित बिस्तर से उठ चुका था और पजामे में सोफे पर बैठकर सोफे के पास पड़े हरे भरे पौधे को देखे जा रहा था। अरे तू उठ क्यों गया? दलिये के बाउल को गर्वित के सामने रखते हुए सूरज ने कहा। सूरज बिस्तर की तरफ बढ़ा और उस थर्मामीटर को उठाया जो थोड़ी देर पहले गर्वित के मुंह में था और उसका तापमान देखने लगा था। 104 डिग्री। तुझे अभी भी बहुत तेज बुखार है। अब तुझे कल भी डॉक्टर शर्मा को यहां आने देना पड़ेगा और तू चुपचाप घर में ही रहेगा। एक कदम भी तेरा घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। सूरज ने इतना कुछ कहा लेकिन गर्वित अभी भी शांत था। सूरज ने उस थर्मामीटर को वापस से उसकी जगह पर रखा और गर्वित को देखने लगा था। सूरज ये देख रहा था कि क्या गर्वित आराम से सोफे पर बैठा है या नहीं। अगर सूरज को लगता कि गर्वित सही से सोफे पर नहीं बैठा है तो शायद वो उसे वापस से बिस्तर पर आने की सलाह देता। कुछ देर गर्वित को ऐसे ही खड़े खड़े देखने के बाद सूरज गर्वित के पास आया और सोफे पर बैठते हुए गर्वित से बोला, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया, चल थोड़ा सा खा ले, देख तेरे पसंद का मीठा दलिया बनाया है। गर्वित अभी भी चुप था। उसके तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं मिल रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे गर्वित मातम मना रहा हो। तुझे अभी भी बुखार है और कल रात जो तूने बारिश में घूमते हुए जो कांड किया ना, उसकी वजह से ना तेरे घाव संक्रमित हो गए। अगर तू कुछ खाएगा नहीं तो ठीक कैसे होगा? मैं जानता हूं कि तू दुखी है लेकिन तू इस तरह से अपने आप को खतरे में नहीं डाल सकता यार। सूरज बहुत देर से गर्वित से बातें किए जा रहा था लेकिन गर्वित शांत बैठा हुआ था। ना तो कुछ बोल रहा था और ना ही उसके चेहरे पर कोई विशेष हाव भाव थे। शायद वो सूरज की बातों को सुन भी नहीं रहा था। बिना किसी हाव भाव के बस अपने ही ख्यालों की दुनिया में गोते लगाया जा रहा था। जब गर्वित की तरफ से सूरज को कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो सूरज ने भी बोलना बंद कर दिया था। कुछ देर तक मास्टर बेडरूम में खामोशी पसर गई थी लेकिन सूरज के मन में एक ठेस थी जो गर्वित का ना बोलने से चुभ रही थी। इसलिए खामोशी को तोड़ते हुए सूरज ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, कल रात को मुझे नौकर गोपाल का कॉल आया था, इसलिए मैं तुझे ढूंढने निकल गया था। मुझे तू कहीं पर भी नहीं मिला। मुझे लगा कि तू हमारे अड्डे पर गया होगा लेकिन तू वहां पर भी नहीं था। इसलिए मैंने गौतम को कॉल किया। मुझे लगा कि शायद उसे पता होगा कि तू कहाँ है। तेरे बारे में तो नहीं पता चला लेकिन मुझे ये पता चला कि तेरी दो बीवियां हैं भाई। और जब मुझे बताया गया कि संजना की एक हमशक्ल भी है तो मेरा तो दिमाग ही घूम गया था। तू मुझे सुबह तक नहीं मिला था। उसके बाद जब मिला तो पूरा भीगा हुआ था और तेरे शरीर का तापमान आग उगल रहा था। मैं तुझे छोटे राजमहल लेकर आया और मैंने नौकर गोपाल से पूछा कि क्या हुआ था। उसने मुझे यहाँ बताया कि कल तूने संजना को छोटे राजमहल से बाहर निकाल दिया और उसका सारा सामान भी फेंक दिया और चिल्लाया भी उसके लिए। क्या वो संजना की हमशक्ल थी? सूरज ने थोड़ा रुकते हुए वापस से गर्वित से पूछा, क्या वो चली गई? गर्वित, जिसकी नजर सोफे के पास पड़े हरे भरे पौधे पर थी, सूरज के मुंह से निकल रहे शब्दों को सुनते हुए उसकी पलकें कई बार झपकी और उसकी नजरें नीचे हो गई थी। गर्वित ने सूरज के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया बल्कि अपने शरीर के अकड़न को मिटाते हुए और सोफे पर एक आराम वाली मुद्रा में बैठते हुए सूरज से बोला, क्या तू वो पर्दा बंद कर सकता है? सूरज कुछ देर तक गर्वित को घूरता रहा। उसके बाद उसने ठीक है कहते हुए सोफे से उठा, खिड़की के पास गया और पर्दे को पूरी तरह से बंद कर दिया था। जब सूरज वापस से सोफे की तरफ बढ़ने लगा तो गर्वित ने कमजोर आवाज में कहा, क्या तू लाइट्स भी बंद कर देगा? सूरज ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कमरे की सारी लाइट्स बंद कर दी थी
लाइट्स बंद हो जाने के बाद पूरा कमरा अंधेरे के आगोश में फैल गया था। सूरज ने धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाए और सोफे पर जा बैठा था। उसने अंधेरे में ही गर्वित को देखा। गर्वित को भी समझ आ गया था कि सूरज उसी को देख रहा है और बिना कोई जवाब सुने यहां से जाने वाला नहीं। अपने शरीर को थोड़ा हिलाते हुए गर्वित ने कहा, मैं अभी उठा हूं यार। मैंने सभी को कॉल किया लेकिन किसी को भी उसके बारे में कोई खबर नहीं। सूरज के मुंह से कोई भी शब्द बाहर नहीं निकले थे, लेकिन वो समझ गया था कि गर्वित जिन सभी लोगों की बात कर रहा है वो लोग थे जिन्होंने गर्वित की संजना की हमशक्ल को ढूंढने में मदद की थी। गौतम ने मुझे एक दिन कॉल किया और बोला कि वो असली संजना नहीं है। मैं जयपुर से जोधपुर उसे देखने ही आ रहा था। मैं रास्ते में ही था कि तभी उसका कॉल आया। उसने मुझे बोला कि वो मुझसे मिलने जयपुर आ रही है। तुझे कोई आइडिया नहीं कि मैं कितना खुश था। मैं इतने सालों में कभी इतना खुश नहीं हुआ। मुझे लगा था कि ये हमारे बीच में एक शुरुआत है, एक नई शानदार शुरुआत। लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं था कि वो जयपुर मुझसे मिलने सिर्फ मुझे अलविदा कहने आई थी। ये तो मुझे कल पता चला जब मैंने उसे छोटे राजमहल में नहीं देखा। जब मुझे हॉस्पिटल में होश आया था और मैंने उसे नहीं देखा तो मैं काफी डर गया था। मुझे इंट्यूशन तो आ रहे थे लेकिन उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। गर्वित के मुंह से ये सब सुनने के बाद सूरज को सारा माजरा समझ आ गया था और उसने गर्वित से पूछा, तो अगर तूने उस दिन उन दो लड़कों को नदी में डूबते हुए नहीं बचाया होता तो तू उससे मिल सकता था ना, है ना? जब गर्वित ने सूरज के मुंह से यह सवाल सुना तो उसकी प्रतिक्रिया देने की ताकत काफी धीमी पड़ गई थी। अपना पूरा समय लेते हुए बस गर्वित के मुंह से हाँ निकला था। चूंकि सूरज गर्वित के बचपन का यार था, इसीलिए वो जानता था कि इस वक्त गर्वित को उसकी बहुत जरूरत है और उसे दिलासा देना चाहिए। लेकिन सूरज को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त किस प्रकार गर्वित की सहायता करे। थोड़ी देर की खामोशी के बाद सूरज के मुंह से एक आवाज आई, तुझे अपने दिल में उस हादसे के लिए काफी अफसोस हो रहा है ना? नहीं, मुझे कोई अफसोस नहीं है। गर्वित ने तुरंत सूरज की बात का जवाब दिया, बस मुझे दुख हो रहा है। दरअसल मैं किनारे पर भी रह सकता था लेकिन अपनी आंखों के सामने उस बच्चों को डूबते हुए नहीं देख सकता था यार। मुझे यह भी पता था कि अगर मैंने उस लड़कों को डूबने से बचाया तो मैं खुद डूब जाऊंगा। खैर, तू तो मुझे अच्छे से जानता है ना, मैं किसी को भी जब खतरे में देखता हूं तो मुझसे रहा नहीं जाता। मुझे तो लगा था कि मैं उस नदी में ही मर जाऊंगा, लेकिन जब मुझे ख्याल आया कि वो मेरा इंतजार कर रही है तो जैसे तैसे करते हुए मैंने अपने आप को बचाया। यार सूरज, तुझे पता है कि जब मैं आर्मी में था तो मुझे बहुत चोट लगी थी, गहरी भी और हल्की भी। लेकिन उस वक्त मुझे जान की कोई परवाह नहीं थी यार। लेकिन इस बार मैं जीना चाहता था। मुझे अपने आप को बचाने का भूत सवार हो गया था। क्या होगा आगे? क्या गर्वित की यह बात सुनकर सूरज आशना को ढूंढने का कोई नया आइडिया देगा? क्या वो आइडिया कारगर साबित होगा? क्या गर्वित ऐसे ही मायूस पड़ा रहेगा या फिर उसकी जिंदगी में बाहर आएगी? क्या होगा जब संजना बड़े राजमहल जाकर दादाजी से मिलेगी? क्या संजना अपनी सच्चाई माधव राज सिंधी के सामने रखेगी? क्या गर्वित के दादाजी एक बार फिर गर्वित पर दबाव बनाएंगे? देखना दिलचस्प होगा। ये प्यार नहीं आसान।